हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो उसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, देयर लोकेशन एंड डिसऑर्डर। क्या कहते हैं, जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स बताने हैं और उनका लोकेशन के वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका डिसऑर्डर बताना है। अब ये जॉइंट क्या होता है ये तो आप जानते हैं, जहाँ पे आके मतलब हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट या क्लासिफिकेशन, तो एक होता है आपका फिक्स्ड, उसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इमूवेबल, यानी जो मूव ना करे, जो घूमे ना, फिक्स्ड हो, या इसको फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, ठीक है ना, जिसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल ज्वाइंट। समझ रहे हैं ना, फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल ज्वाइंट। सिर्फ साइनोवियल को भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कि इसके और कई सारे टाइप्स हैं। इनके तो मतलब कोई ऐसे खास टाइप्स नहीं है, लेकिन जो साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं इनके क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एक होता है हिंज ज्वाइंट। क्या होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। दूसरा होता है आपका, तीसरा होता है स्लाइडिंग ज्वाइंट, और चौथा है डबल हिंज ज्वाइंट, और पांचवा है सैडल ज्वाइंट, और छठा है पिवोट ज्वाइंट। तो ये अलग अलग टाइप के क्या है, ज्वाइंट हैं, जो किसके अंडर में आते हैं, या सब टाइप कह सकते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स के, ठीक है ना। किसके, साइनोवियल ज्वाइंट इतने अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये क्या है, फ्रीली मूवेबल हैं, यानी किधर भी। और ये क्या है, फ्रीली मूवेबल हैं, यानी बहुत अच्छे से ये इधर उधर क्या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। समझ रहे हैं ना, इन्हीं के बारे में कई बार क्वेश्चन अलग से पूछा जा चुका है। अभी जैसे PDF में ना क्या होता है, कई सारी गलतियां आती हैं वॉइस टाइपिंग की वजह से। हम तो इमूवेबल ज्वाइंट क्या होते हैं, जो कि मतलब मूव नहीं करते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो जैसे कि हमारी खोपड़ी होती है, या दांत के जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल मूवेबल नहीं है। वरना तो पता चला खाएगा आदमी, दांत मूव करने लग जाए तो चबा ही नहीं पाएगा, वो डाइजेशन ही नहीं होगा। कुछ होते हैं स्लाइटली मूव करते हैं, समझ रहे हैं ना, पूरी तरीके से मूव नहीं करेंगे बल्कि स्लाइटली मूव करते हैं। जैसे स्लाइटली मूव के एग्जांपल, जैसे कि जो हमारे क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं मूव करते, बहुत थोड़ा सा मूव करते हैं। समझ रहे हैं। तीसरा आपका साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट ये होते हैं जो मतलब पूरी तरीके से मूव करते हैं, बहुत अच्छे से मूव कर लेते हैं ये। अभी इनको हम लोग देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट को अलग अलग जो हैं। तो एक होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। In this type of joint, ball-shaped head of one bone fits into a cup-shaped bone. इसमें क्या हो रहा है कि एक हड्डी है जो बॉल शेप की है, दूसरी जो है कप शेप की है। तो ये एक क्या है, दूसरे के अंदर घुस के मूव कर रहा है। समझे, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल जैसे कि हमारे हिप के जो ज्वाइंट्स हैं, या शोल्डर के ज्वाइंट्स जो हैं, समझे, तो घूमते हैं और एक हड्डी क्या है, दूसरे में घूमी हुई है। दूसरा होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज का मतलब होता है कब्जा। आपने देखा होगा दरवाजे वगैरह लगते हैं, तो उनको दरवाजों को चौखट से जोड़ने के लिए बीच में जो कब्जे लगते हैं उसको बोलते हैं हिंज, ठीक है। तो उसी टाइप की ज्वाइंट, वहां से इसको मतलब ये वर्ड लिया गया है। इट मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ये क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ये देखिए, जैसे कि एल्बो है हमारा, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करता है, समझ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल ऐसे हमारे क्या कहते हैं, घुटना है, एक डायरेक्शन में मूव करता है, उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। एक होता है स्लाइडिंग ज्वाइंट। इट फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या है, ये हर डायरेक्शन में क्या है, फ्रीली मूव करता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि कार्पल एंड टार्सल ज्वाइंट। बोथ बोन्स स्लाइड्स ओवर ईच अदर। जैसे कि ये हमारा ज्वाइंट है, ये वाला, तो इसमें जो क्या है, ये फ्रीली मूव कर रहा है, एक हड्डी दूसरे पे क्या है, अच्छे से मूव करती हैं। तो ये होता है हमारा स्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है ना। आपका एक शोल्डर वाला एग्जाम्पल इसमें आ गया। समझ रहे, कैसे याद करेंगे, शोल्डर वाला इसमें आया था बॉल एंड सॉकेट में। ये क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट आ गया आपका ये एल्बो ज्वाइंट में, समझ रहे हैं ना। और क्या कहते हैं, स्लाइडिंग ज्वाइंट आपका यहाँ पे आ गया, कार्पल और मेसा, क्या कहते हैं, कार्पल और टार्सल के बीच में। अगला है डबल हिंज ज्वाइंट। डबल हिंज ज्वाइंट क्या होता है, इट मूव्स इन टू डायरेक्शन लाइक ए हिंज। और ये क्या है, डबल हिंज है ना, तो ये हिंज की तरह दो डायरेक्शन में मूव करता है। और ये कहाँ होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में। हमारा मेटाकार्पल ये, और ये जो हमारी फिंगर्स हैं उनके बीच में ये पाया जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद आता है आपका सैडल ज्वाइंट।
तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स वन बोन मूव ऑन अनदर बोन इन ऑल डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, सैडल जॉइंट में क्या होता है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर क्या है, मूव कर रही है ऑल डायरेक्शन के ऊपर। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं थंब है, अंगूठा है, उसका जो मेटाकार्पल है और हमारा जो रिस्ट है उसका जो कार्पल है उसके बीच में ये पाया जाता है। अब ये कार्पल टार्सल, अब इतना इसका डिटेल पढ़ाने का टाइम नहीं है, आप बोन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार उसको जरूर पढ़ लेना आप लोग, समझ रहे हो ना। तो ये जो समझिए, इतना समझिए कि अंगूठे के बीच में जो मतलब ज्वाइंट है उसको बोलते हैं, वो उसका क्या है, एक एग्जांपल है सैडल ज्वाइंट का। अगला है पीवोट और एक्सियल ज्वाइंट। पीवोट और एक्सियल ज्वाइंट में क्या होता है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी के उसमें क्या है, एक एक्सिस पे घूमती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के बीच में एक एक्सिस पे घूमती है, उसको बोलते हैं हम लोग पीवोट और एक्सियल ज्वाइंट। अब इसका एग्जांपल जैसे कि हमारा फीमर और टिबिया इसके बीच में पाया जाता है। अब ये जो अलग अलग नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये आप बोन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इसको मैंने पूरा मतलब 3D में समझाया है, आपको दिखाया है बाकायदा कि ये कैसे होती हैं, कहाँ पे होती है, कौन सी हड्डियाँ। अब इसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, तो डिसऑर्डर आपको बहुत सारी किताबों में अलग अलग मिलेंगे, जो मतलब हड्डियों के नहीं पढ़ना, हमको ज्वाइंट्स के पढ़ना असल में, समझ रहे हो ना। हड्डियों के डिसऑर्डर पढ़ोगे तो वो अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन ज्वाइंट के डिसऑर्डर जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये क्या है, अर्थराइटिस है। क्या है अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, हड्डियों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। हड्डियों के अंदर क्या होगा, सूजन हो जाता है, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है, अर्थराइटिस हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिर दर्द होता है, स्टिफनेस हो जाता है। दूसरा होता है गाउट। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, जमा होने लगता है ज्वाइंट के अंदर और उसकी वजह से बहुत दर्द होता है, फिर सूजन भी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गाउट, यूरिक एसिड जब जमा हो जाता है। तीसरा होता है बर्साइटिस। इट इज अ पेनफुल एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ ज्वाइंट इन विच बर्सा, जो ये बरसे होते हैं ना, ये क्या होता है, एक फ्लूइड लाइट, क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ है, छोटे छोटे थैले जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं ना कुशन का काम करते हैं, सहारा देते हैं हड्डियों को, छोटे छोटे फ्लूइड के। ये समझिए कि क्या थैले होते हैं, उसको सेक्स बोलते हैं, सेक, छोटे छोटे सेक हैं, थैले हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से फिर जो दिक्कत आती है उसको बोलते हैं बर्साइटिस। और चौथी जो दिक्कत हो सकती है ज्वाइंट में वो होता है डिसलोकेशन, यानी ज्वाइंट क्या है, खुल जा रहा है, एक हड्डी निकल के इधर से उधर चली गई। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल एंड मेंशन इट्स कंपोनेंट्स इन देयर फंक्शन। समझ रहे हैं, एक आपको क्या कहते हैं, जो ह्यूमन सेल है उसका डायग्राम बनाना है, ना कि प्लांट का, और क्या कहते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या है वो मेंशन करना है, उनके फंक्शन बताना है। इनके सारे फंक्शन सब कुछ लिखे हुए हैं, अभी आपको दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसको पूरी तरीके से कवर करके रखता है, चीज़ों को बाहर नहीं जाने देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देता है, समझे। तो ये इसका क्या है, फंक्शन है। उसके बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। एक तरीके से क्या है, समझिए सरदार होता है ना, किसी भी उसको चलाने का सभासद होता है, या किसी देश को चलाने का प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही समझिए हेड है। जो भी यहाँ पे फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है, तो यहाँ से पूरा उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से आरएनए बनता है, समझ रहे, एमआरएनए बनता है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे पूरा न्यूक्लिक एसिड होता है और जेनेटिक मटेरियल जमा रहता है, समझ रहे हैं। तो और उसके बाद आपका आ गया एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, यानी मतलब एक तरीके से फैक्ट्री है, करवा कोई और रहा है, करवा कौन रहा है, न्यूक्लियस, वो ऑर्डर देता है, वो सब कुछ करवाता है, लेकिन होता कहाँ पे है, यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। ये जगह देता है, जब फिर यहाँ पे प्रोटीन बन जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, पहले सरफेस वाले पे बनते हैं, फिर इधर जाते हैं, तो इसलिए वो रफ वाला दिखता है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम ही क्या है, आगे चल के प्रोटीन इनसे बनता है। उसके अलावा एक होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरीके से डाइजेशन का काम करवाते हैं, समझ रहे हैं ना। ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और इनके अंदर मतलब ऐसी ताकत होती है कि ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, यानी चीज़ों को अपने अंदर लेकर डाइजेस्ट भी कर देते हैं। कभी सेल मान लीजिए फंक्शन नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या अपने आप को मतलब फाड़ देते हैं, उनके अंदर ऐसे
केमिकल्स हैं जो पूरे सेल को क्या है मतलब डाइजेस्ट करने की ताकत रखते हैं, और ये हजारों में होते हैं, हर सेल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। ये सुसाइड कर लेते हैं यानी अपने आप को फाड़ते हैं, तो पूरा सेल ही फिर क्या होता है? डैमेज होता है। बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं होता लाइसोसोम, समझ रहे हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा का मतलब समझिए कि फ्लूइड, प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड, साइट का मतलब होता है सेल, और प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो ये फ्लूइड दिख रहा है ना, ये सफेद सफेद सा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं कि सूखा हुआ है, बल्कि ये फ्लूइड है, और उसी के अंदर ये सब क्या है? नाव की तरह से या तिनकों की तरह से तैर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है, अब इसके कई सारे फंक्शन हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए काम आता है। इसके अंदर क्या कहते हैं? बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं, एक तरीके से स्टोरेज का भी काम करता है, समझ रहे हैं। और क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस हो गया। हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी क्या है? एक तरीके से ऑर्गेनल्स, इसको ये जो दिख रहे हैं ना, ये कंपोनेंट भी बोलते हैं और इनको ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रियन असल में ये सिंगुलर है, और माइटोकॉन्ड्रिया जब ज्यादा रहेंगे, समझ रहे हो, उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या तरीके से एटीपी फॉर्मेशन की जगह है, जहां पे मतलब एनर्जी बनती है। क्या है? एनर्जी बनती है। अब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको एनर्जी फैक्ट्री भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, समझो ना। डिटेल वीडियो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको क्या है? यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? तो जैसे ग्लूकोज है, उसको तोड़ के उससे एनर्जी बनाना है, क्रेब्स साइकिल यहाँ पे चलता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, समझ रहे हैं ना। प्रोटीन से हमको एनर्जी बनाना है, फैट से एनर्जी बनाना है, तो वो कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनता है और स्टोर होके रहता है एटीपी के फॉर्म में, समझ रहे हो ना। ग्लूकोज तोड़ के हमने क्या एनर्जी बनाया? एटीपी के। सबसे पहले ग्लूकोज का ही तोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। तो एटीपी बनता है, तो ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन की जगह है, एटीपी फॉर्मेशन की जगह है, समझ रहे हो ना। वैक्यूल्स वगैरह ये सब छोड़िए। हाँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन वगैरह ये देख रहे हैं बन जा रहे हैं, तो ये जमा कर करके रखता है। ये थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन को क्या करता है? जो प्रोटीन इधर उधर बिखरे हुए हैं, बन गए हैं, तो उन सबको जमा करके रखता है। और या जैसे कि मान लीजिए और भी जो एनर्जी वाली चीज़ों को जमा करके रखता है, और जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे भेजता है, समझ रहे हैं। तो ये आपका है गोल्जी बॉडी, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया, क्या कहते हैं? सेल, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन मैंने शॉर्टली आपको बता दिया है। अब ये इस वीडियो में आप डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो आप डिटेल वाली वीडियो जाके पढ़िएगा। हाँ, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो सेल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, समझ रहे। इनमें मेन फर्क ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस अभी डेवलप्ड नहीं हुआ होता है। न्यूक्लियस क्या है? पूरी तरीके से बना नहीं होता है, बल्कि वैसे उसका ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना कुछ, वैसे उसके मटेरियल इधर उधर फैले होते हैं, तो वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में डिफरेंट पूछ लेता है कई बार, समझ रहे हैं ना। और ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, ये थोड़ा साइज में छोटे भी होते हैं, और ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं? इनके अंदर सेल वॉल होता है, इनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, दीज आर सेल विच हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इनके पास एक अच्छे से बना हुआ न्यूक्लियस होता है। एंड अदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, और जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जिसको कंपोनेंट भी बोलते हैं, तो सब क्या है? अच्छे से मतलब वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल है। अब ये जो क्या कहते हैं आपने पढ़े हैं जो कंपोनेंट्स या ऑर्गेनल्स सेल के, उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, समझे, इसको चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, समझे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, समझ रहे हो ना। तो इसको देख लेना, उनके फंक्शन भी लिखे हुए हैं, समझ रहे हो ना। सब फंक्शन वगैरह देख लेना आप लोग, मैंने जो आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। क्योंकि टाइम कम है, शायद कल ही पेपर भी है, अब एकदम से इतना सारा काम आ गया ना, तो जल्दी जल्दी में उनको गैप देना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे गैप देते हैं कि मतलब क्या है एग्जाम है, और यहाँ पे शायद उत्तराखंड में या पता नहीं कहाँ पे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं सर HAP का जल्दी से बनाइए। अब एक दिन के अंदर 3-3 4-4 लेक्चर तो मैं बना नहीं सकता, कम से कम एक सोचा के अपलोड कर दें, समझे। तो क्लासीफाई टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एक्सप्लेन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कहते हैं जो टिश्यूज होते हैं उनको आपको बताना है, टाइप्स उनके, और क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को क्या है एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं कहूँगा चारों को अच्छे से देख लेना, इसलिए कि एक समझ लो यहाँ से पूछेंगे ही जरूर आपसे।
और ये 4 तरीके के टिश्यू होते हैं मेनली। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। इन नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उनके जो क्या कहते हैं पार्ट्स होते हैं वो आपको पूछ लेता है कई बार। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आप इसको देख लेना, समझ रहे हो ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नर्वस टिश्यू के अंदर। नर्वस टिश्यू में होता क्या है कि ये कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन को, समझ रहे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो वो कौन करते हैं, ये हमारे नर्वस टिश्यू करते हैं। इसमें मोटर न्यूरॉन आता है, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, समझ रहे हैं। आर्क रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स आर्क, तो वो वहाँ पे भी ये क्या है, नर्वस टिश्यू हमारा काम करता है, समझ रहे हैं। ये किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना रहता है। किससे बना रहता है, न्यूरॉन से बना रहता है। जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो कौन लेके जाता है, ये न्यूरॉन लेके जाते हैं। ब्रेन का ऑर्डर हमारे किसी ऑर्गन को जाता है, समझ रहे हो, तो वो कौन लेके जाता है, हमारे ये लेके जाते हैं। कोई सेंस हम लोग करते हैं, हमारे ब्रेन तक उसकी बात पहुंचती है, तो वो कौन लेके जाता है, वो सेंस या वो इम्पल्सेस या वो मैसेज, तो वो क्या है, हमारे नर्वस टिश्यू लेके जाते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, समझ रहे हैं। दूसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं है, तो थोड़ा सा कम से कम आपके माइंड में रहेगा ये। तो ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट में और क्या होता है, चूंकि हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो भी इसी का बना रहता है, तो ब्लड पंपिंग में काम करते हैं, समझ रहे हैं ना। जो हमारा हार्ट है वो भी क्या है, मस्कुलर टिश्यू का बना रहता है। और क्या कहते हैं, जो हमारे मसल्स हैं, ये मसल्स होते हैं ना, जहाँ पे मतलब गूदा होता है, इसको गोश्त बोलते हैं। एक तो ये कि मतलब पतली सी झिल्ली उल्ली है, समझ रहे हो ना, जैसे कि जो कवर कर रहा है मेम्ब्रेन है, तो वो तो हो जाएगा आपका एपिथेलियल के अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, वो किस में आ जाएगा, एपिथेलियल के अंदर आ जाता है। उसके अलावा जो आपके मसल्स होते हैं वो आता है आपके मस्कुलर टिश्यू के अंदर, तो उसी के अंदर क्या है, आपका हार्ट भी आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये होगा आपका मस्कुलर टिश्यू। ये किसमें हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खासतौर से मूवमेंट वगैरह में, या चूंकि हार्ट वाला है तो वो ब्लड के पंपिंग में। अब हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और इसका अगर मतलब आपको जल्दी है तो आप उसका क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, कवरिंग का और प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिंग का काम करता है। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना ऊपर से, ये चमड़ी जो हमारी स्किन है वो सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। या जितनी बॉडी के कैविटीज हैं, समझ रहे, जितनी भी बॉडी की कैविटी, जैसे हमारा GIT है, तो अंदर से मान लीजिए ये GIT है, ये लंबी सी, समझ रहे हो, ये GIT है, तो ये अंदर से जो इसकी कवरिंग है, ये जो क्या कहते हैं मेम्ब्रेन है, वो भी कौन सा होते हैं, एपिथेलियल के होते हैं। हमारे क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर की कवरिंग जो है, ये मान लीजिए इसी को ब्लड वेसल्स आप समझ रहे हो, तो ये ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर की कवरिंग जो है वो भी क्या है, सब एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, कवरिंग का काम करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बाहर से भी कवर कर रहे हैं, अंदर से भी कवर कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मतलब बॉडी के ऑर्गन्स को या टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्लड है, ये क्या कर रहा है, एक को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है ना, यहाँ भी है, वहां भी है, इधर भी है। हड्डियां हैं, यहाँ से पूरे से लेकर नीचे तक एक दूसरे को कनेक्ट की हुई हैं, तो ये क्या है, कनेक्ट करने का काम करते हैं। और दूसरा हमको एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, यानी एक सपोर्ट भी देते हैं, जैसे कि हड्डियां हमको एक सपोर्ट दे रही हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो दिस इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के सरफेस को कवर करते हैं, जैसे कि स्किन हो गया। और कहते हैं हमारे बॉडी के बहुत सारे जो कैविटीज हैं, कैविटीज का मतलब होता है जो खाली जगह है, समझ रहे हैं ना, तो उसको भी ये क्या कहते हैं, मतलब कवर करने का काम करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए हमारे, समझे, ट्रेकिया है, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन है जो कवर किया हुआ है अंदर से, वो क्या कहते हैं, कार्टिलेज को पूरा घेर के रखता है। तो वो भी क्या होते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब ये इनके मेजर टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सिंपल स्क्यूमस, समझ रहे हैं, एपिथेलियम सिंपल होता है। स्क्यूमस का मतलब होता है फ्लैट, तो सिंगल है, सिंपल है और क्या है, फ्लैट है। ये बना होता है सिंगल लेयर का, समझ रहे हैं, फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल हैं, सिंगल लेयर से बना रहता है। ये हमारे लंग्स वगैरह में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के जो क्या कहते हैं जो लाइनिंग है उसमें पाए जाते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड, क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल। तो ये क्या मल्टीपल लेयर का बना होता है, फ्लैट सेल है, समझ रहे हैं ना, वही फ्लैट सेल है लेकिन मल्टीपल लेयर है, तो वो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड, समझ रहे हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं। और क्या म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह जो माउथ के हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और तीसरा होता है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, क्या है, तीसरा सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ वाइड सेल। ये क्या होता है, चौड़े चौड़े सेल के बने होते हैं, समझे, सिंगल लेयर से ही बना होता है लेकिन चौड़े सेल होते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये कहाँ पे, जैसे कि माइक्रोविली होता है जो हमारे क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर विली होते हैं, तो वो भी क्या है इसी के बने रहते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, और यूटेराइन ट्यूब के अंदर भी ये क्या है पाए जाते हैं, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। चौथा है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल।
ये जो क्या कहते हैं एपिथेलियल है, ये बना रहता है मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। क्यूब तो जानते ही आप, तो क्यूब शेप के क्या है सेल से ये बना रहता है। और ये जो क्या कहते हैं जो हमारे ग्लैंड्स हैं, वहाँ से जो डक्ट्स निकल रहे हैं, जो पाइप्स निकलते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उनके अंदर क्या है ये मतलब वहाँ के जो डक्ट्स होते हैं वो किसके बने रहते हैं, सिंपल क्यूबोइडल के, ठीक है। और क्या कहते हैं किडनी से जो क्या कहते हैं ट्यूब्स वगैरह निकल रहे हैं तो वो उसके बने रहते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करते हैं, समझ रहे हैं। यहीं से क्या बहुत सारे क्या कहते हैं जूसेस रिलीज होते हैं और ये क्या एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। तो ये क्या है मतलब आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ना है तो डिटेल्ड इसकी वीडियो क्या है अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एचएपी के अंदर चैप्टर नंबर 3 है शायद। और एक टॉपिक था इसमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये एक टाइप के टिश्यू होते हैं जो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड क्या करते हैं कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, और जो बॉडी के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको क्या है कनेक्ट करके ज्वाइंट करके रखते हैं एंड होल्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फर्मली, और क्या उनको बहुत अच्छे से होल्ड करके पकड़ के रखते हैं, यानी अपनी जगह से मूव नहीं करने देते हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मूव नहीं करने देते हैं। अब इनके एग्जांपल जैसे कि अब ये कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है फाइबरस, एक होता है बोन, एक ब्लड और होता है कार्टिलेज, ठीक है ना। तो ब्लड और कार्टिलेज तो आप जान ही रहे हैं। बोन दो तरीके के हो जाते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक होता है स्पॉन्जी, समझ रहे हैं ना। इसकी पूरी डिटेल है लेकिन इतना आप याद रखिएगा, एक बोन होता है, एक कॉम्पैक्ट होता है, एक स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट मतलब होता है हार्ड, स्पॉन्जी मतलब होता है सॉफ्ट। तो ये बोन है, ये आउटर जो होता है ना बाहर से जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट। बाहर वाला जो पूरा इसका क्या कहते हैं समझिए इसको कवर करके रख रहा है हड्डी को, वो होता है कॉम्पैक्ट। और आपने देखा होगा कि हड्डियों के अंदर लाल लाल सा रहता है जो बोन मैरो वाला हिस्सा होता है, समझे, जो बोन मैरो है तो उसमें ऐसा रहता है छोटे छोटे सुराख से हैं, समझ रहे हैं ना, आपको साफ नजर आता है। तो वो जो होता है अंदर जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी। तो इन दोनों से मिलके क्या है बना रहता है हमारा बोन। अब आपको पढ़ना है फाइबरस के बारे में। तो ये क्या है 4 तरीके के मेनली होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मैंने 4 दिए हैं आपको, ये याद कर लीजिएगा। तो एक होता है लूज फाइबरस, एक होता है एडिपोज, तीसरा है रेटिकुलर और चौथा है डेंस। इसी के बारे में हम लोग और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू, इसको फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी बोला जाता है इनको। तो यहाँ पे क्या है बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, उनमें से हम लोग मेन पढ़ रहे हैं। तो एक होता है लूज फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू या इसको एरियोलर भी बोलते हैं। दिस इज फाउंड बीनीथ द स्किन, ये हमारे स्किन के नीचे क्या है पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, स्किन के नीचे। एंड अराउंड दी ऑर्गन्स और टिश्यू और ऑर्गन के आसपास में, या ब्लड वेसल्स के या नर्व्स के आसपास में होते हैं, या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके क्या है सराउंडिंग में पाए जाते हैं, इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इट इज ए जेल लाइक और सेमी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये कैसे होते हैं, क्या कहते हैं जेल लाइक या सेमी फ्लूइड। जेल तो आप जानते हैं ना, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा सब्सटेंस समझ लीजिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सेल, ये किससे बना रहता है मैट्रिक्स से और सेल से बना रहता है। मैट्रिक्स इसका क्या है फ्लूइड वाला पार्ट है, उसके अंदर कुछ क्या है सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। दीज सेल्स आर डिस्पर्स विद इन दी होल मैट्रिक्स, और ये जो सेल्स होते हैं ये क्या है पूरे मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या है फैले रहते हैं, समझ रहे पूरे के अंदर क्या है फैले रहते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है ये किसका बना रहता है, तो ये वाटर का और कुछ फाइबर्स होते हैं, समझ रहे उनका बना रहता है। फाइबर मतलब समझिए छोटे छोटे से ये पतले, ये फाइबर मतलब समझिए पतले धागे ऐसी चीज़ है, समझ रहे हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं वो क्या चीज़ होते हैं, तो कोलेजन फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, रेटिकुलर फाइबर्स हो सकते हैं जो कि मतलब पाए जाते हैं। तो इनसे मिलकर मैट्रिक्स बनता है और उसी से आपका क्या होता है लूज फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू बनता है। दूसरा होता है आपका एडिपोज टिश्यू। इट इज फाउंड या प्रेजेंट आप कह सकते हैं बीनीथ द स्किन, ये भी हमारे स्किन के नीचे ही पाया जाता है। एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे ऑर्गन के आसपास में पाया जाता है। ये किसका बना जाता है फैट सेल के, जो फैट सेल हैं जिसको आप बोलते हैं एडिपोसाइट्स, क्या बोलते हैं एडिपोसाइट्स, उनसे बना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। ये जो फैट वाला है तो ये हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, समझ रहे हैं। इंसुलेशन मतलब ये कि गर्मी सर्दी से बचाता है और क्या एनर्जी को स्टोर करके रखता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। उसके अलावा ये क्या कहते हैं विटामिन को भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तीसरा है रेटिकुलर टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइबर। ये क्या है रेटिकुलर फाइबर से बने रहते हैं। ये रेटिकुलर फाइबर क्या वहाँ पे रेटिकुलिन पाया जाता है, ठीक है ना। एंड मेक ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, और एक नेट लाइक जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये।
इट इज फॉर्म्ड बाय द थिन एंड ब्रांच रेटिकुलिन। किससे बने रहते हैं? पतले और क्या है मतलब ये रेटिकुलिन और ये ब्रांच्ड है, समझ रहे हैं ना, तो उससे ये बने रहते हैं। दिस टिश्यू फाउंड इन स्प्लीन, हमारा जो स्प्लीन होता है, समझ रहे हैं ना, तो स्प्लीन में ये पाया जाता है, नहीं स्प्लीन इससे बना रहता है, और जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इससे बने रहते हैं, और जो बोन मैरो हमारा वो इससे बना रहता है रेटिकुलर टिश्यू से, समझ रहे हैं। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी काम करता है। इट फिल्टर्स आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चूंकि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है तो ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या है मतलब ब्लड के अंदर आ गए हैं और वो इंजरी कर सकते हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं फिल्टर आउट कर लेते हैं, यानी छान के उनको निकाल लेते हैं। एक होता है डेंस फाइबरस टिश्यू, क्या होता है? डेंस फाइबरस टिश्यू होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द डेंस पैक्ड फाइबर्स, क्या है बहुत घने, जैसे एक तो ये दूर दूर है और एक ये कि पूरा एकदम भरा हुआ लाइन से, तो ये डेंस हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब फाइबर से क्या है बना रहता है, उसको बोलते हैं डेंस और पैक्ड हैं, समझ रहे हो ना, तो उनसे बना रहता है, उसको बोलते हैं डेंस फाइबरस टिश्यू। अब इसकी पूरी डिटेल है वो मैंने यहाँ से कट कर दिया है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। अब बोन के बारे में आपने पढ़ लिया। कार्टिलेज, ये क्या है? कार्टिलेज फ्लेक्सिबल और कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब ये उनके अंदर लचक होती है, सॉफ्ट होते हैं। और ये हमारे कहाँ, जैसे ये क्या है, हमारे जो हड्डियों के एंड्स होते हैं, हड्डियों के एंड्स पे पाए जाते हैं ताकि दो हड्डियां आपस में लड़ के घिसे ना, समझ रहे हो। ये क्या होते हैं, बहुत इनमें मतलब तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और लिब्रिकेशन भी होता है, वहाँ पे फ्लूइड भी पाया जाता है, तो आराम से हड्डियां मूव कर जाती हैं। और ये हमारे नोज के टिप पे भी पाया जाता है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर ब्लड पूछे इसका डेफिनेशन क्या है कि रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, घूमता है ब्लड वेसल्स के थ्रू आउट, ब्लड वेसल्स के अंदर अंदर जाके पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, ठीक है। और ये इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट करने मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाना, समझ रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो, समझ रहे हैं, जो भी एनर्जी वाली चीजें हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन है, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन को लेके पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस लेके जाएगा लंग्स के अंदर। ऐसे क्या कहते हैं, वेस्ट वगैरह हैं तो उनको निकलवाएगा, किडनी में लेके जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऐसे क्या कहते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट करता है ये, समझ रहे हो ना। जैसे कि क्या कहते हैं, अभी और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। कि इसका बना रहता है तो मेनली दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होते हैं, समझ रहे हो। जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, तकरीबन 55% होता है। जो इसके अंदर सेल्स होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, तो वो तकरीबन 45% होते हैं। इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो है ब्लड के ऊपर, एक जाके देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन, ये लिक्विड पोर्शन होता है और इसमें ज्यादा अमाउंट होता है वाटर का, वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। और उसी के अंदर जो हमारा प्लाज्मा है उसी के अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझ रहे हैं ना। अगर मतलब ब्लड के ऊपर पूछे ये इसका कंपोजिशन तो आप ये बताएंगे। एक तो ये बता दिया आपने, ब्लड सेल्स हो गए, उसके RBC, WBC, प्लेटलेट्स हो गए। उसके अलावा जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या आएंगे, तो एक तो वाटर होता है, दूसरे उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम होता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गया, ग्लूकोज, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, एंटीबॉडीज वगैरह, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं? ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, या आप सिर्फ ब्लड के अंदर कहेंगे पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताना है। देखो भाई टाइम बहुत कम है, कल पेपर भी है और इसको मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त 5:30 हो रहे हैं, अभी इसको मैं रात ही में करना है मुझे, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, समझ रहे हो ना। डिटेल्ड वीडियो इसको क्या अपलोडेड है, अगर आपको डिटेल देखना है तो जाके देख लीजिएगा। तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना, जो स्ट्रक्चर है जो ऊपर से हम देख सकते हैं, छू के समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो एनाटॉमी होता है। और जो इसका फंक्शन है वो फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी हार्ट है उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, समझ रहे हो ना। क्या है, 4 चेंबर हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये एक दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये ऊपर वाले हैं। इधर साइड वाला होगा वो होगा लेफ्ट, जो मेरा इधर राइट हैंड है ये लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा, समझ रहे हो ना। इसमें सीधे उल्टा समझिए आप। और इधर तो ये 2 ऊपर हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, क्या बोलते हैं, एट्रियम। और 2 नीचे इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं।
समझ रहे हो। अब ये इसको दो हिस्सों में बांट लिया जाता है, एक इधर वाला, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया। इधर वाले हिस्से में जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर वाले में जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड वाले में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। समझ रहे हो ना। इधर जो है ब्लड आता है वो हमारी बॉडी से यूज किया हुआ ब्लड आता है, और इसमें जो ब्लड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर भेजा जाता है अलग अलग पार्ट के पास में, जो कि बिल्कुल प्योर होता है। समझ रहे हैं। अब ये देखिएगा, ये वाला जो चेंबर है इसके नीचे यहाँ पे जो वॉल है ये चेंबर है। अब इसमें एनाटॉमी में पढ़ते क्या हम लोग, तो देखिए एक चेंबर पढ़ते हैं, इसके वॉल्स पढ़ते हैं, और यहाँ से जो ये क्या कहते हैं इसकी जो क्या कहते हैं वेंस हैं या आर्टरीज निकल रही हैं, यही 3-4 चीज़ आपको पढ़नी रहती है। समझ रहे हैं ना। और फिर इसकी जो लेयर वगैरह है ये इसको पढ़ लेते हैं। ये 3 चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, समझ लिए कि आपने एनाटॉमी पढ़ लिया। समझ रहे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। तो ये जो क्या कहते हैं वॉल होती हैं जो राइट एट्रियम से खुल रही है और नीचे आ रही है राइट वेंट्रिकल के अंदर, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। और इधर से जो खुल रही है यहाँ ऊपर वाले एट्रियम से, समझे ना, ये जो एट्रियम है लेफ्ट से, तो ये जो वॉल है इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल। ठीक। उसके बाद अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक 2 वॉल ये हैं। वॉल का काम ये होता है कि जो चीज़ ऊपर चली जाए उससे आगे उसको बैक नहीं आने देंगे। मान लीजिए यहाँ से ब्लड इधर आ गया, वापस बैक इधर नहीं आएगा, ब्लड इधर चला गया, अब इधर वापस नहीं आएगा नीचे की तरफ। समझ रहे हो ना। ऐसे यहाँ पे भी है। तो ये होता है वॉल का काम। समझ रहे हैं ना। वॉल क्या करता है, ऊपर से जो उसकी चीज़ पास होकर चली गई उसको वापस से आने नहीं देगा। अब तो ये एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये अब यहाँ से जो वॉल खुल रहा है ये ऊपर की तरफ, ये वॉल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। इसलिए कि पल्मोनरी वो इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वॉल्व, इसलिए कि ये जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास में जा रहा है। समझ रहे हैं। तो लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्या है निकल रहा है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में हमारे क्या कहते हैं लंग्स के पास में, यहाँ से ये क्या है आपका ब्लड वेसल्स है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, और यहीं पे होता है आपका पल्मोनरी वॉल। ठीक है। एक वॉल यहाँ से है, ये कहाँ जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाता है। ये जो आपका ब्लड वेसल से मोटा वाला ये, इसको बोलते हैं एओर्टा, या इसको बहुत सारे लोग इसको क्या है ओर्टा भी बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है ना। एओर्टिक वॉल या ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं। तो इसके वॉल हो गए, इसके चैम्बर्स आपने पढ़ लिए। ठीक है ना। और यहाँ से ये जो निकल के जा रहा है इसको पल्मोनरी वॉल बोलते हैं, इसको एओर्टा बोलते हैं। और वापस ब्लड उधर से लेके आता है हमारे लंग्स से। समझ रहे हैं ना। हमारे लंग्स से ब्लड जो आते हैं तो इधर दोनों साइड से आते हैं, दोनों साइड में लंग होते हैं ना, तो दो क्या है वहां से वेंस निकल के आते हैं जो प्योर ब्लड लेके आते हैं। वहां पे ऑक्सीजन मिल जाता है हमारे लंग्स के अंदर। समझे। तो वो आके यहाँ पे गिरते हैं, ये चारों, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी और ये भी, ये कहाँ आ रहे हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और फिर ब्लड वहां से यहाँ आता है नीचे की तरफ। अब हम लोग इसका पूरा फिजियोलॉजी समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। समझ रहे। तो हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए किडनी के अंदर, लंग्स के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड यूज हुआ, वो सीधे कहाँ आता है, इंफेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर, या सुपेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर ही आएंगे। समझ रहे हो ना। इधर ऊपर वाले साइड से आ गया, इधर नीचे वाले साइड से आ गया, यहाँ से यहाँ पे आता है। समझ रहे हो ना। और जब ब्लड यहाँ पे आता है उसी टाइम पे ब्लड यहाँ पे भी आके फिल होता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ पूरी बॉडी से आता है, और यहाँ कहाँ से आता है, लंग्स से आता है हमारे क्या कहते हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जो प्योर ब्लड होता है जिसको पूरी बॉडी के अंदर भेजना है। समझे। तो यहाँ पे जब आ गया, अब ये ब्लड आएगा, यहाँ जाएगा राइट क्या कहते हैं वेंट्रिकल के अंदर। इसका एक प्रोसेस है। समझ रहे हो ना। वहाँ पे इंपल्सेस रिलीज होते हैं, वो अभी आगे हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आया और ये गया हमारे लंग्स के अंदर, दोनों साइड में लंग्स में चला गया, वहाँ जाके प्योर होता है। फिर उसके बाद यहाँ से लंग्स से हमारे कहाँ आता है, ये पल्मोनरी, दोनों साइड में लंग्स है ना, इधर से आ गया इधर, और इधर से इधर आके यहाँ पे जमा होता है, और यहाँ से फिर आता है इधर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। फिर पूरा सर्किल होता है, फिर वापस यहाँ से आया, यहाँ पे, फिर इधर से इधर गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ आया, फिर पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। समझ रहे हैं। हार्ट के अंदर, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करने का काम है, और कलेक्ट करना, पंप करना, कलेक्ट करना, पंप करना। समझ रहे हो ना। ये काम होता है। जैसे एक मोटर होता है, पानी को खींचता है और भेजता है, पानी को खींच रहा है भेज रहा है, ऐसे इसका काम होता है। अब यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं ये कैसे करता है, तो यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। समझ रहे हो ना। ये जो है ये चेम्बर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ते हैं, रिलैक्स होते हैं मतलब फैल जाते हैं। समझ रहे हो। तो जब ये रिलैक्स होते हैं तो इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए पूरी बॉडी से इसको ब्लड खींचना है, तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा। ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स रहेगा। समझ रहे हो ना। इसके अंदर क्या है, ब्लड आके भर जाता है, ये भी रिलैक्स हुआ, लंग्स से ब्लड आके इसके अंदर भर गया। अब होता है एक एसए नोड। क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे है एक एसए नोड। क्या है, एसए नोड।
समझ रहे हो ना। अब ये नो रोड क्या है इसकी डिटेल में नहीं जाना है। एक समझिए एक छोटा सा एक टिश्यू है, समझ रहे हो, वहाँ से इम्पल्सेस रिलीज होते हैं, या समझिए कि इलेक्ट्रिकल मैसेज रिलीज होता है, वहाँ से निकलता है और वो कहाँ जाता है, ये पूरे पे फैलता है, इसके मसल्स पे और इधर पे भी। जब वो जाता है तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दबेगा, समझ रहे, तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। समझ रहे, यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ इधर आ गया और यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ इधर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ से जो इम्पल्सेस निकले थे वो भी निकल के इधर आते हैं, इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। यहाँ पे होता है आपका एवी नोड, क्या होता है, एवी नोड, समझ रहे हो ना, एवी नोड होता है। तो यहाँ से जो क्या कहते हैं आपके इम्पल्सेस निकले थे वो इधर पे भी आते हैं और ये भी उसको कलेक्ट करता है और फिर ये फैला देता है पूरे इधर 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 सब में, समझ रहे हो ना। तो फिर इधर से जब इसके अंदर वो क्या कहते हैं इम्पल्सेस फैलते हैं तो वहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल होता है और उसके नतीजे में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जब सुकड़ते हैं तो ब्लड इधर वाला इधर जा रहा है और इधर वाला ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। तो ये इसकी फिजियोलॉजी है, समझ रहे हो ना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या होता है, दबा के नीचे भेजा जाता है। ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या लंग्स के अंदर भेजा जाता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन होता है तो रिलैक्स हुआ, इसमें भी ब्लड आके भर रहा है, इसमें भी भर रहा है। ये जब रिलैक्स होते हैं तो ब्लड इसमें भी आके भरता है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ऊपर वाले में तो नीचे वाले में रिलैक्स होता है, समझ रहे हो ना, रिलैक्सेशन होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स होते हैं, ब्लड इसमें आके भर जाता है दोनों में, समझ रहे हैं। ये जब क्या कहते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड इधर जाता है और ये तब तक रिलैक्स हो जाते हैं, इसके अंदर ब्लड आके भरा रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है और एक बार जब पूरा ब्लड क्या है मतलब फैल जाता है, मान लीजिए यहाँ से ब्लड निकला और पूरा घूम के दोबारा से यहाँ पे आ गया और यहाँ से यहाँ आ जाता है, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। पूरा एक राउंड घूम लिया उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, समझ रहे हैं ना, कार्डियक साइकिल। और तकरीबन ये 8 सेकेंड के अंदर एक कार्डियक साइकिल हो जाता है। कितना, तकरीबन 8 सेकेंड के अंदर एक कार्डियक साइकिल हो जाता है आपका। हाँ, और इस हिसाब से फिर 72 मरतबा क्या है, कार्डियक साइकिल होता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल होता है, इसलिए कहते हैं ना दिल 72 बार धड़कता है। तो जितनी बार धड़क रहा है समझिए उतनी बार एक कार्डियक साइकिल आपका पूरा हो जा रहा है। अब ये बाकी जो चीज़ें ना चेंबर वम्बर वो सब मैंने बता दिया है। अगर आपको इसका मतलब क्या कहते हैं कितने कौन से, हाँ एक चीज़ और, जो हमारे हार्ट के वॉल्स होते हैं ना, एक होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम बीच वाला होता है, और एंडोकार्डियम ये क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। और सबसे बाहर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है सबसे बाहर वाली, ये मायोकार्डियम, और ये क्या है, एंडोकार्डियम, समझ रहे। तो ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बाकी क्या वॉल्स हो गए वो मैंने पढ़ा दिया, ब्लड वेसल्स निकलते, आर्टरीज, वेन्स हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया, चेंबर्स बता दिया मैंने, फिजियोलॉजी आपको बता दी। हाँ, एक सिस्टोल और डायस्टोल, ये क्या होता है ये आप चीज समझ चुके हैं, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या व्हेन हार्ट चेंबर्स रिलैक्स, जब हमारे हार्ट के चेंबर्स रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, इट अलाउज द ब्लड टू फिल इनटू देम, और उसमें क्या होता है, ब्लड आके फिल होते हैं, समझ रहे हैं। जब हार्ट के चेंबर रिलैक्स होते हैं तो ब्लड आके फिल हुआ, उसको बोलते हैं डायस्टोल। और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब सुकड़ते हैं तो ब्लड बाहर फेंका जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहीं से निकला है कि ब्लड जब फेंका जा रहा है हमारे मतलब क्या कहते हैं एट्रियम से, समझ रहे हैं ना, जो लेफ्ट एट्रियम वहां से ब्लड फेंका गया पूरी बॉडी के अंदर, तो वो जो जाता है नसों के जरिए से, तो उसी को नापा जाता है कि ब्लड का प्रेशर कितना है, उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वापस ब्लड आता है हमारे वेंस के थ्रू, तो उस वक्त में ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ में आ गई बात। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ में आ गया, कार्डियक आप साइकिल आपको समझ में आ गया, एसए नोड, एवी नोड समझ में आ गया आपको। हार्ट बीट एंड पल्स क्या होते हैं, दिस साउंड ऑफ हार्ट वॉल्व एट क्लोजिंग इट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जब हार्ट के जो वॉल्व्स मैंने बताया आपको, जब वो बंद होते हैं तो एक साउंड निकलती है, समझ रहे हो ना। आप जब इको कराते हैं तो उस साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देता है, समझ रहे हो। वो मशीन है जो मतलब बहुत धीमी आवाज़ को बहुत अच्छे से कैच करके और उसको बढ़ा देती है, इको कर देती है, तो वो आवाज़ बहुत आसानी से आप सुन सकते हैं। लब डब की जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं हार्ट बीट। क्या बोलते हैं उसको, हार्ट बीट बोलते हैं। और क्या कहते हैं, हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है, समझ रहे, ब्लड जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो ब्लड के मूवमेंट को जो हम लोग फील करते हैं, समझ रहे हो ना, हम लोग उसको महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं पल्स। पल्स देखा जाता है, जिसको नब्ज बोलते हैं, नाड़ी पकड़ा जाता है, देखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे देखेंगे, आप कहीं पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, इधर पैरों में, समझ रहे हैं। तो ये उसको बोलते हैं हम लोग पल्स,
समझ में आ गया ना, नब्ज किसको बोलते हैं और कार्डियक साइकिल किसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका रेगुलेशन क्या है उसको बताना है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये एक क्वेश्चन। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमारे क्या कहते हैं जो लेफ्ट एट्रियम उसने ब्लड को बाहर फेंका, समझ रहे हैं ना, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बाहर ब्लड निकल के आया एओर्टा के थ्रू। तो उस वक्त में ब्लड का जो प्रेशर होता है, उस वक्त में जो ब्लड क्या है हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर देता है, एक्सर्ट करता है, ये ब्लड बह रहा है इसमें, समझ रहे ना, ये ब्लड बह रहा है। तो ये जो वॉल्स हैं इस पे जो ये जब कोई भी फ्लूइड बहता है, कोई भी लिक्विड बहेगा तो इस पे एक प्रेशर देगा, समझ रहे हैं ना, इसके वॉल्स पे जिसके अंदर वो बह रहा है। तो वही जो प्रेशर, इस पे जो दबाव, प्रेशर मतलब जो दबाव क्या कहते हैं ब्लड देता है इस वॉल पे, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया। ब्लड क्या है, एओर्टा के थ्रू आया बाहर, हार्ट ने पंप किया, तो अब वो जो ब्लड क्या है इस पे जो प्रेशर दे रहे हैं इसके वॉल पे, हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी नसों की अंदर वाली जो वॉल है उस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो दबाव उस पे डाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। अब ये सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है जो आपको मैंने बताया। अब ये कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी, तो 120/80 होता है, mm ऑफ Hg, mmHg भी बोला जाता है। 120/80 किस में होता है, एडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर होगा 80/100, और क्या है एक यंग है अभी तो 110 से 115 के बीच में उसका सिस्टोलिक हो सकता है और 60 और 70 के बीच में डायस्टोलिक हो सकता है। और कंडीशन के हिसाब से ये क्या है आपका बदल सकता है। वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अब कंटिन्यूसली तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी मेरा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। कोई दौड़ के आ रहा है, कोई क्या कहते हैं कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी ऐसे मतलब हो रहा है, कोई डर गया है, उस पैनिक कंडीशन में ब्लड प्रेशर आदमी का बढ़ जाता है और वो जरूरत होती है ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है, समझे ना। और ब्लड प्रेशर इसको नहीं बोलते कि किसी कंडीशन की वजह से थोड़ी देर के लिए बढ़ गया हो, बल्कि नॉर्मली एक आदमी का जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तब उसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कभी थोड़ी देर के लिए किसी कंडीशन की वजह से बढ़ गया उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। दो तरीके के ब्लड प्रेशर हो गए, वो भी आ गया। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर पूछता है कैसे ब्लड प्रेशर को नापते हैं, तो आजकल के ज़माने में समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस कर लिया होगा, बल्कि प्रैक्टिकली ब्लड क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर को नाप के देख लिया होगा। तो अब अलग अलग टाइप की मशीनें आ गई, ऑटो क्या कहते हैं बहुत सारी, तो अब डिजिटल मशीन आ गई है, सिर्फ उसको रैप किया, इस पर लपेटा और मशीन चालू किया, उसने बता दिया भाई इतना है। वरना तो फिर अगर मतलब आप मैनुअली कर रहे हैं उसको हाथ से, तो उसको क्या कहते हैं जो उसको लपेटा बैग को, जो एयर बैग उसको लपेट दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं पंप के जरिए से एयर भरते हैं हम लोग। एयर भरने के बाद फिर क्या करते हैं, जो हमारा स्टेथोस्कोप है जो आला है उसको लगा लिया, और उसके बाद इस पे क्या कहते हैं जो हमारे यहाँ पे जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स हैं, खासतौर से आर्टरीज, उस पर हम लोगों ने रख लिया। यहाँ पे रखते हैं दोनों मिल जाते हैं हमको, आर्टरीज वेन दोनों मिल जाती हैं, उस पर रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं हमने हवा को मान लीजिए क्या कहते हैं 120 मतलब नॉर्मली आदमी का ब्लड प्रेशर रहता है, हमने कितना भर लिया हवा। अब हमको क्या कहते हैं पहले तो आता था वो क्या कहते हैं मरकरी ऊपर जाती रहती थी, तो वो सिस्टम खत्म हो गया, आपको घड़ी के टाइप में आप आ गया है, समझ रहे हैं ना डायल, उसमें आप देखते रहते कितना प्रेशर आपने फिल कर दिया। तो मान लीजिए 140 150 160 आपने भर लिया। अब उसको थोड़ा थोड़ा सा आप क्या कहते हैं हवा को रिलीज करते हैं और सुनते रहते हैं, जहां से आपको आवाज आना शुरू हो जाता है। वो भी बताया ना जो कहते हैं हार्ट बीट, वॉल्स की आवाज आती है, समझ रहे हैं, धुक धुक की आवाज आती है, तो वो आवाज आना जहां से आपको शुरू हो जाता है वो आपका होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग लिखते हैं 120, तो वो क्या होता है सिस्टोलिक, समझ रहे हैं। तो जहां से आवाज आना शुरू हो गया वो सिस्टोलिक होता है। और फिर क्या हवा को आप रिलीज करते रहते हैं, और जैसे आप वो नोटिस भी करते रहते हैं उस घड़ी के अंदर, वो डायल के अंदर, कि मतलब कहां से आपको आवाज आना शुरू हो गई है। तो वहां पे आपने लिख लिया भाई 125 पे आवाज आना शुरू हुई, आपने लिख लिया 125, ठीक है ना। सुनते रहते हैं, जहां पे आवाज आना बंद हो जाए, धुक धुक के कान में आवाज आ रही है आपके, जहां पे आवाज आना बंद हो गई उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो ये दो तरीके का ब्लड प्रेशर होता है। तो इस तरीके से पूरा क्या है प्रोसेस है, बहुत आसान है, कभी टाइम मिला तो करके दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड लिस्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी हम लोग सांस लेते हैं उसका क्या मैकेनिज्म है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं उनके मतलब लिस्ट बनाना है। सबसे पहले लिस्ट ही देख लीजिए। तो क्या होता है आपका नोज है या तो माउथ, दोनों के जरिए से हम लोग एयर लेते हैं, ठीक है ना, एयर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे लेरिंग्स फेरिंग्स से सब आते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ जाता है आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका क्या कहते हैं एल्वियोलाई। अब
अब हम जो लोग सांस लेते हैं वो सारा काम होता है हमारे एल्वियोलाई के अंदर, और जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं उसके आसपास में पूरे ब्लड वेसल सेल्स होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग कैसे मतलब सांस को अंदर ले पाते हैं, कैसे बाहर कर पाते हैं, इसका क्या मतलब प्रोसेस है, समझ रहे हैं ना। गैस एक्सचेंजेस का एक अलग प्रोसेस होता है और ये जो सांस हम लोग ले रहे हैं उसका एक अलग प्रोसेस है, समझ रहे। तो ये आप देख रहे हैं डायफ्राम, इसको ध्यान में रखिएगा, डायफ्राम को, समझ रहे हैं, ये बहुत हेल्प करता है ब्रीदिंग में, समझ रहे हैं डायफ्राम। ये अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये आपको दिख रहा है, ये तो ये जो ये इस फॉर्म में है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी ये सिकुड़ा हुआ है, तो इस फॉर्म में होता है, और जब रिलैक्स करता है तो ये ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जब ये रिलैक्स करता है तो ऐसा हो जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इस शक्ल में होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स नीचे आ जाता है, लंग्स क्या होता है, फैल जाता है, उसके अंदर जगह भरपूर हो जाती है। और जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो ये क्या करता है, ढकेलता है ऊपर की तरफ। तो जब ये रिलैक्स होता है, ऊपर की तरफ ढकेलता है, तो क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स है वो सिकुड़ते हैं। जब सिकुड़ते हैं तो उसके अंदर क्या है, जो प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ता है तो हमारे बाहर के इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है ये इसके मुकाबले में वो कम होता है, तो हवा बाहर निकल जाती है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या प्रेशर ज्यादा है, समझ रहे हो ना, प्रेशर क्या है, इसके अंदर ज्यादा हो रहा है, बाहर कम है तो हवा बाहर निकल जाती है। फिर जब नीचे आया तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, हवा अंदर आ जाती है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रही बात। यही दो मतलब प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे आपका एक ये भी जो डायफ्राम है ये भी काम करता है, और दूसरे एक यहाँ पे होता है इंटरकोस्टल मसल्स, समझ रहे हो ना, इंटरकोस्टल मसल्स वो भी काम करते हैं, दोनों सेम काम करवाते हैं, समझ रहे हो ना। अब इसको यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है, दो प्रोसेस होता है, एक होता है इंस्पायरेशन और होता है एक्सपायरेशन। पूरी जो ब्रीदिंग होती है उसमें, समझ रहे हो ना, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब ये कि जब हम हवा को अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन मतलब जब बाहर निकालते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं तब जाके उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, समझ रहे हो ना, सांस लिया पूरा तब उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। समझ रहे, इंस्पायरेशन कब बोलते हैं, जब हम लोग हवा को अंदर ले लिया। अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे हम लोग ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हम लोग लेते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, समझ रहे, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो सब अंदर आते हैं, ऑक्सीजन भी आता है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लिया जाता है, बाकी सबको बाहर कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया आपको कि जब हम लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा डायफ्राम, और क्या होता है, मूव्स डाउन जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। और डायफ्राम के साथ साथ ही क्या कहते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दिस प्रोसेस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, और उसकी वजह से जो हमारा ये थोरेसिक कैविटी है इसकी जगह बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड इन दिस वे द एयर प्रेशर ऑफ लंग डिक्रीज, और इस तरीके से जो हमारे लंग्स के अंदर एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक यानी जो बाहर का प्रेशर है उसके मुकाबले में। एंड सो एयर इंटर्स, ये इंटर है, ठीक है ना, ये आउटर नहीं है, क्या है, एंटर, एंटर्स द लंग्स। तो इस तरीके से हवा क्या है, लंग्स के अंदर क्या करती है, एंटर कर जाती है, एंड इंस्पायरेशन टेक प्लेस, और फिर क्या होता है, वहां पे इंस्पायरेशन हो जाता है, समझ रहे हैं, हमने हवा को अंदर ले लिया है। अब फिर होता है एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम रिलैक्स, तो इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्स होता है एंड मूव्स अप डाउन, तो फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे कि मैंने दिखाया था इधर साइड में डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। दिस प्रोसेस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, और इसकी वजह से फिर थोरेसिक कैविटी क्या होती है, जगह वहां पे कम हो जाती है, एयर वहां पे क्या होता है, स्पेस कम हो जाता है। एंड एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स बिकम ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो क्या होता है, बाहर के मुकाबले में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो इधर से बाहर से निकल के हवा क्या है, बाहर की तरफ चली जाती है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीजन को तो हमने ले लिया था अंदर, समझ रहे हैं, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन तो अंदर चला जाता है हमारे ब्लड के अंदर, वहां पे जो दूसरी गैसेस बचती हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या क्या कहते हैं नाइट्रोजन वगैरह हो गया, या जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से हमारे ब्लड के अंदर था उसको भी बाहर निकाला जाता है, तो वो सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और जब ये बोथ क्या व्हेन बोथ प्रोसेस कंप्लीटेड वन साइकिल ऑफ रेस्पायरेशन अकर, जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं तब एक साइकिल कंप्लीट होता है किसका, रेस्पायरेशन का। और क्या कहते हैं, 15 साइकिल होते हैं हर मिनट के अंदर, समझ रहे हैं ना, कितने रेस्पायरेशन के 15 साइकिल होते हैं हर मिनट के अंदर।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लाइट भी नहीं है और इन्वर्टर भी मेरा बिल्कुल अब जवाब देने वाला है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको उत्तराखंड वालों को मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ पूरी सारी चीज़ें, क्योंकि इनके एग्जाम के बीच में गैप नहीं दिया, बहुत जल्दी जल्दी एकदम से रख दिए सारे एग्जाम। वरना तो जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा गैप मिला, उनके लिए बहुत आसानी से मैं बना पा रहा हूँ। तो ये मतलब मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, लेकिन इसमें गलती स्टेट वालों की भी है और हमारे स्टेट की भी है कि हमको प्रॉपरली लाइट नहीं दे रहे हैं ये लोग, समझ रहे। तो इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, हमारी सरकार भी जिम्मेदार है और आपकी यूनिवर्सिटी भी उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे कह दूं कि इसकी जो पूरी सीरीज है वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाई है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका पेपर 15 को है, 15 क्या कहते हैं मई को जिनका पेपर हो रहा है 2015 मई 2024 में। तो ये एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर दूसरी तीसरी पार्ट नहीं आ पा रही है तो मैं कहूंगा आपसे, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया है कि जो मैंने लास्ट ईयर में तैयारी कराई थी उसको आप देख लीजिए, और उसमें मैंने 2019 का एक पेपर पूरा सॉल्व किया था, उसको देख लीजिए। आपके तकरीबन बहुत सारे टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप वहां से उसको कवर कर पाएंगे। उसके अंदर मैंने MCQs के जरिए से भी आपकी तैयारी कराई है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इसके वेट में ना रहिएगा कि न्यू वीडियो आएगी तो मैं उसको देख के जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।